Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एफएम के एसएम का चैप्टर 11 जो कि है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने जो है ये सारा चीज़ जो है ये हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ तक ख़त्म हो चुका है जो हम लोगों ने पहले बताया था कि चलो सर यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे जाके प्लानिंग वगैरह देखेंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हम लोग। टॉपिक होगा द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और 2 क्लास, मतलब ये क्लास एंड 1 मोर क्लास एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से देखेंगे। वैसे समझ के लेना आप लोग कि ये एमसीक्यू पेपर है, तो एमसीक्यू पेपर के हिसाब से आपको ईच एंड एवरी लाइन रट के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ के जाना है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग और लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ये आपको समझ के रखना होगा। अगर आप लोग ये समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप लोग आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या बताओ? सबसे पहले होगा प्लानिंग, उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होगा स्टाफिंग, उसके बाद होगा डायरेक्टिंग, उसके बाद होगा अपना डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग या फिर लीडिंग कह सकते हो एंड कंट्रोलिंग। ये 5 याद रख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिए तो इनमें से कौन सा जो है मतलब ऐसे ना ऑप्शन में दे सकते हैं कि दिस आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और विच इज़ नॉट द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और नीचे में ऑप्शन दे दिए आपको और आपको टिक करना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। तो पकड़ लो, उन लोगों ने ये सब दे दिया, एडिशनल और एक पॉइंट दे दिया, तो उसको आपको टिक करना है। और अगर पूछे कि हाँ बताओ कि कौन सा है इनमें से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको रट लेना है कि POSDC। ठीक है, POSDC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, एंड एट द एंड इट इज़ लीडिंग, कंट्रोलिंग। एंड लीडिंग जो है, डायरेक्टिंग लीडिंग एक ही चीज़ है। समझ में आ चुका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है एंड ऑल्सो फॉर द रेगुलर बैच स्टूडेंट ये एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा ऑल्सो विद द नोट्स। एंड यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, आराम से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, हाँ तो सर ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। अच्छा, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि आप नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम डाउनलोड करो, चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो एंड देन यू कैन डाउनलोड द जो है आपका नोट्स। ठीक है, और एक चीज़, यूट्यूब वाले बच्चे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, तो आप ज़रूर नोटिफिकेशंस जो है वो मिस नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड देन कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़। ठीक है, the entire core concept of this channel is only concept and no bakwas. Understand this, okay? चलो, प्लानिंग देखेंगे हम लोग कि प्लानिंग है क्या चीज़। why is planning significant? आपके इंस्टीट्यूट के मैट में why is planning is significant लिखा है, लेकिन क्वेश्चन होगा why is planning significant। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पूछ रहे कि प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है। बिकॉज आपको याद रखना होगा, बिकॉज द प्लानिंग प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर सेंस ऑफ व्हाट इट वांट्स टू अचीव एंड हाउ टू अचीव दिस। राइट, एक बेसिक क्वेश्चन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, आपके बिजनेस में आ सकता है। सबसे पहले वो है बेसिक क्वेश्चन, ये है कि यार ये हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस से। ठीक है, हमारा गोल क्या है, और जब ये पता लग जाए कि हमारा गोल क्या है, फिर हम लोग ढूंढेंगे वो रास्ते जिससे हम लोग उस गोल को अचीव कर पाए। तो प्लानिंग, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तब अपने को पता लगता है कि चलो ठीक है, हम ये क्यों अचीव करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो विच इज़ द परफेक्ट वे, इफेक्टिव वे, इफिशियंट वे टू अचीव दिस थिंग। राइट, ओके, इन इफेक्ट planning ensures the proper utilization of the available resources and the capability to comprehend how this should be used in order to achieve the goal। सिंपल चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट हम लोग प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं वो हम लोग जान पाए, व्हाट टू अचीव। ठीक है, उसके बाद
जब जान चुके हैं कि चलो हम लोग ये अचीव करना चाहते हैं, फिर हम लोग सोचेंगे कि सर ये अचीव करने के लिए अपने को कैसे अचीव करना होता है, हाउ टू अचीव, ये 2 क्वेश्चन आ चुका है। और जब ये 2 क्वेश्चन बिल्डअप होता है ना, तब जाके हम लोग हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको देखते हैं एंड उनको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, क्या बताओ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड, समझ में आ चुका है। किस चीज़ के लिए, सो दैट हम लोग इस गोल को अचीव कर पाए। प्लानिंग का पर्पस है गोल अचीव करना, है ना, तो गोल को अचीव कर पाए। क्या ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या बताया कि a key part of planning is also the vital role it plays in pacifying risk। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखो, प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं हम लोग, पकड़ लो 2 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है, आप प्लानिंग अभी से क्यों करोगे, सो दैट आपका रिस्क जो है ना वो कम हो जाए, आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा ना रहे फेल होने का। अभी से प्लान करेंगे, जितना जल्दी प्लान करोगे उतना कम तुम्हारा रिस्क है फेल होने का, है कि नहीं। प्लानिंग नहीं करोगे तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द टास्क अहेड, दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन एंड डीलिंग द प्रोबेबल डिफ़िकल्टीज अहेड। ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट प्लान करने के लिए जाते हैं, वो लोग प्लान करने के बारे में सोचते हैं, जब प्लान करने के लिए बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि आगे ये डिफ़िकल्टीज़ है, इनको पार करना होगा। और वो कैसे पार करेंगे हम लोग, सिंपल चीज़, प्लानिंग करके, ठीक है, प्लानिंग करके। ओके, स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शंस क्या है, प्लान करने के टाइम में कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो इनर वाला चीज़ है ना, ये आपको रीड कर लेना, अच्छे से एक बार रीड कर लेना। सिंपल चीज़ ये है, आपको याद रखना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये हेडिंग्स जो है ना वो याद रखना है। बाकी आप अंदर में आपको पता है कि ये क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। ये पहला वाला देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या बताओ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या बताओ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर तुम प्लानिंग करोगे तो सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्टिव ढूंढना होगा, है ना। या तो प्लान किस चीज़ के लिए करोगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, कि प्लानिंग हम लोग करने के लिए बैठ रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सोचो यार, प्लानिंग कमेटी क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं पता उनको। तो सबसे पहले स्टैब्लिश करो कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना सेटल हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लानिंग रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। प्लानिंग रिक्वायर्स, बताओ क्या, प्लानिंग रिक्वायर्स अ systematic approach. Planning requires a systematic approach and start with the setting of goals and objectives। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज उन लोगों ने यूज़ किया है। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि द स्टार्ट, द बिगिनिंग। समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, वो न्यूक्लियस फॉर्म करता है प्लानिंग प्रोसेस का, वो सबसे पहले स्टार्ट है, ठीक है। देयरफॉर मतलब कोर चीज़ है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टार्टेड इन अ क्लियर एंड प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम लोग समझ सके, एंड क्लियर होना चाहिए आपके गोल्स। अंडरस्टूड। इन द लैक ऑफ दिस द एक्टिविटीज़ आर बाउंड टू फ्यूटाइल एंड अनप्रोडक्टिव। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपका प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो आपका जो भी आप लोग काम करोगे ना वो अनप्रोडक्टिव रहेगा। अनप्रोडक्टिव क्यों रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। सुबह उठ के तुमने सोचा कि यार पढ़ने बैठना है। अब अगर तुमने प्लान ही नहीं किया कि सारे दिन में क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो सोचो एक चीज़, आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। आंसर है नो। The day will not be productive. Why the day will not be productive? Because you have not planned the day ahead. You have to plan your day ahead so that the day is completely productive. Productive day आपका गुजरे। Understood? एक काम के बाद दूसरा काम क्या करना है और कैसे करना है, वो सबसे पहले आपको दिन में उठ के लिख लेना होता है कि चलो आज, जैसे कि
मैं दिन में उठ के क्या लिखता हूँ कि चलो ठीक है, आज ये सारे लेक्चर्स है, एसएम के लेक्चर है, कंपनी लॉ, JIGL, इनके सारे लेक्चर्स है, वॉरियर बैच का लेक्चर है, इसका लेक्चर कौन सा दूंगा। सो अकॉर्डिंगली यू एज अ स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज हम लोग करेंगे, पकड़ लो 8 बजे से 10 बजे तक करेंगे कंपनी लॉ, उसके बाद करेंगे 11 बजे से 1 बजे तक करेंगे हम लोग कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसके बाद 7 बजे या फिर 6 बजे से 9 बजे 10 बजे तक और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कौन सा लेसन कितना करेंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारा चीज़ आपको प्लान आउट करना होगा, अदरवाइज अनप्रोडक्टिव रहेगा। विदाउट, इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान फॉर योर डे, द डे विल गो अनप्रोडक्टिव 100%। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो वैसा ही है प्लानिंग। अगर आपके बिजनेस में आप प्लान करने के समय तो आपने ऑब्जेक्टिव ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आप, तो आपका दिन जो है वो बहुत ज़्यादा, आपका पूरा जो प्लान, अब जो प्रोसेस है, जो आप करने जा रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, पूरा अनप्रोडक्टिव रहेगा। उसके बाद देखो, एज फार एज पॉसिबल द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। ठीक है, क्वांटिटीज़ मतलब कितने ऑब्जेक्टिव्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, for example, number of wage earners per hour wage, number of unit produced in each quarter, profit desired as a percentage of sales, etc. तो ये सारे numbers है ना, कितने numbers है, number of wage earners, कितने wage earners है यहाँ पे, per hour कितना wage देना पड़ेगा, number of units produce कितना करेंगे हम लोग each quarter में। ये एक objective, ये एक आपका गोल रहना चाहिए आपके बिजनेस का, है ना, कि इस बार हम लोग इस क्वार्टर में पकड़ लो 2000 यूनिट जो है, 2000 गाड़ी का यूनिट जो है हम लोग सेल करेंगे, पक्का। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म होना चाहिए, अंडरस्टूड। कितना प्रॉफिट हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए, सो दैट इट इज़ अचीवेबल इन अ मोर इफिशिएंट वे। उसके बाद देखो, द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैक्टिकल, एक्सेप्टेबल, फीजिबल एंड रीजनेबल। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या होता है, प्रीमाइसेस का मतलब होता है जगह। प्लानिंग का एक जगह होना चाहिए। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द assumptions about the events in future and serve as a basic of planning. Establishment of planning premises is concerned with determining the possible deviation from actual plans and reasons of such deviation. Establishment of planning premises is concerned to take such steps that avoid some obstacles to a greater extent. उसके बाद planning premises may be internal or external. Internal planning premises consist of capital investment policy, management labor relation, philosophy of management, etc. Whereas external premises include social, economic, political and economical changes in terms of control. Internal premises are controllable, whereas एक्सटर्नल आर नॉन कंट्रोलेबल। प्लानिंग प्रीमाइसेस समझना। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर प्रीमाइसेस लिखा है, प्रीमाइसेस मतलब जगह, ऐसा नहीं होता है। सुनो, ये क्या है, यहाँ पे प्लानिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, यहाँ पे अलग मीनिंग है। यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि देखो, जो भी हम लोग प्लान करेंगे ना, जो भी हम लोग प्लान करने वाले हैं, वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में काम करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब ये जो प्लान है, ये इन्वायरमेंट है, ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ये आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझ सकते हो कि प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है वो जगह जिस पे आपके प्लान्स ऑपरेट या फिर एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप लोग अगर ये देखोगे ना, प्लानिंग प्रीमाइसेस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्लानिंग प्रीमाइसेस कंसिस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके ये तो क्या है, ये आपके जगह है, अलग अलग जगह जहाँ पे आप प्लान करोगे। कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाओगे। मैनेजमेंट लेबर रिलेशन के लिए आप प्लानिंग करोगे। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग होगा, एक्सेट्रा। ये सारे इंटरनल मैटर्स हैं। वेयर इज एक्सटर्नल प्रीमाइसेस इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। अगर वो चेंज हो गया, अगर ये हो गया, ये पॉलिटिकल पार्टी बैठा है तो क्या होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी बैठा है तो क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या आएंगे, उनके लिए रेडी रहना, उनके लिए प्लान करना। समझ में आ रहा है? हाँ जी, उनके लिए प्लान करना। वैसे तो इंटरनल जो आपके प्लानिंग होगा, इंटरनल प्रीमाइसेस जो हम लोग कहते हैं, वो कंट्रोलेबल है।
दे आर कंट्रोलेबल, वेर इज एक्सटर्नल वो कंट्रोलेबल नहीं है, वेर इज एक्सटर्नल आर नॉन कंट्रोलेबल, लेकिन फिर भी आप लोग कम से कम प्लान करके उसको जितना हद तक हो सके आप लोग उसको डील करने की कोशिश कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। अंडरस्टूड प्लानिंग प्रीमाइसेस का पूरा मीनिंग समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आप प्लानिंग प्रीमाइसेस क्यों ज़रूरी है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्यों इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक लो, इंटरनल मैनेजमेंट लेबर रिलेशन, तो आपके मैनेजमेंट और लेबर के बीच में अच्छा रिलेशन बनने के लिए आप प्लानिंग करोगे क्या, रिलेशन बिगाड़ने के लिए आप, या फिर बिगाड़ने का वेट करोगे जब बिगड़ जाए उसके बाद जाके आप प्लान करोगे, ऐसा तो नहीं है। तो समझ में आ रहा है। हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अहेड योर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू प्लान फॉर इट, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास चॉइस होना चाहिए, प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान ए प्रॉपरली आप नहीं बैठ रहा है तो प्लान बी से आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस प्रकार से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन ही, मल्टीपल सोल्यूशन अगर हो तो बहुत अच्छा। व्हेन फोरकास्ट आर अवेलेबल एंड प्रीमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड, a number of alternative courses of action have to be considered। अलग अलग कोर्सेज ऑफ, इस इवेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव विल बी इवेल्युएटेड बाय वेइंग इट्स प्रोज एंड कॉन्स इन द लाइट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि देखो ऑल्टरनेटिव तो हम लोग ए भी रख सकते, बी भी रख सकते हैं। अब इसका प्रो क्या है, इसका कॉन क्या है, इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन क्या है, इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। कि प्लान ए अगर यूज़ करे तो इसका प्रोज क्या होगा, कॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो यूज़ करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल हो सकता है प्लान ए जो है बहुत ज़्यादा 80% बेनिफिशियल हो हमारे जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है उस इन्वायरमेंट में प्लान ए बहुत अच्छे से बैठे, और प्लान बी जो है वो 60%। लेकिन ऑल्टरनेटिव रखना तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ये भी 80 ये भी 80, मतलब दोनों ही प्लान इक्वली जो है अच्छा हो सकता है। ये हो सकता है कभी कभार, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि प्लान ए बहुत अच्छा है, प्लान बी थोड़ा कम अच्छा है, ऑल्टरनेटिव रखना होगा। समझ में आ रहा है, जो कि और वो हम लोग यूज़ करेंगे, वो प्लान हम लोग यूज़ करेंगे जो उस इन्वायरमेंट में, उस समय पे, उस मोमेंट पे हमारे जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, उसको बेटर सूट करे। समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मस्ट बी थॉरली एग्जामिन्ड बिफोर मेकिंग द फाइनल चॉइस। सिंपल चीज़ है ना, कि प्लान ए यूज़ करके बी करेंगे या फिर सी करेंगे या फिर डी करेंगे। वो सबसे पहले आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो मैंने पहले बता रखा है, प्रोज एंड कॉन्स निकाल के थॉरली एग्जामिन करके उसके बाद फाइनल चॉइस करना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन रहना ज़रूरी है, इतना समझो आप। आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज चोजन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद इवैल्यूएट करो कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप अपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने प्लान्स को, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को डालो उस चीज़ में, उस मोमेंट में, उस जगह पे उसको सॉल्व करने के लिए। फिर द प्लानर्स शुड टेक असिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू जज द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप ना बहुत सारे वेज में टेक्निक्स यूज़ करके आप देखो जो आप प्लान ए या फिर प्लान बी अप्लाई करने की कोशिश करोगे या फिर करने के लिए सोच रहे हो, वो क्या है, ठीक है, वो सूटेबल है कि नहीं, कितना सूटेबल है, वो अलग अलग प्रकार से आप देखोगे। समझ में आ रहा है ना। तो यही है, आपको सिर्फ ये समझना है कि चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ डिराइवेटिव प्लान्स, क्या बता, फॉर्मुलेशंस ऑफ डिराइवेटिव प्लान्स, इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। अब डिराइवेटिव प्लान का मतलब क्या होता है। डिराइवेटिव प्लान का सिंपल मीनिंग है कि सब प्लान्स, ये आपका मेन प्लान है, ठीक है। अब इसके साथ भी बहुत सारे सब प्लान आ जाते हैं, जैसे कि सेक्शन का सब सेक्शन हो गया ना, तो वैसे ये आपके सब प्लान्स। ऑब्जेक्टिव तो एक ही है,
एक ही ऑब्जेक्टिव है, वन ऑब्जेक्टिव। इसको अचीव करने के लिए हम लोग डेराइवेटिव प्लान्स भी लेंगे। समझ में आ रहा है? डेराइवेटिव प्लान्स आर द सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान विच एड इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान या फिर मेन प्लान जो है वो तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, ठीक है, यूज़ करेंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और भी सब प्लान्स यूज़ करेंगे मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। देखो, सेकेंडरी प्लान विल फ्लो फ्रॉम द मास्टर प्लान। तो जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, मास्टर प्लान से फ्लो होगा सेकेंडरी प्लान्स आपके। दिस आर सपोज टू एक्ट एज अ सपोर्ट, ये मेन प्लान को सपोर्ट करता है। ऑल्टरनेट एक्सेलरेट द पेस ऑफ अटेनिंग ऑफ बेसिक प्लान्स। फिर दिस डिटेल प्लान्स इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, स्केड्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। फिर देखो, डेराइवेटिव प्लान्स इंडिकेट टाइम स्केड्यूल एंड सीक्वेंसेस ऑफ अकम्प्लिशिंग अ रेंज ऑफ टास्क। मेन प्लान में पकड़ लो आपने बहुत बड़ा बड़ा टास्क लिख के रखा है। अब इस टास्क को अचीव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आप पकड़ लो टाइम टेबल बना लिए। तो टाइम टेबल भी एक प्रकार का प्लानिंग है, ये एक आपका सब प्लान हो गया मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो ऐसे फॉर्मुलेशन ऑफ डेराइवेटिव प्लान, क्या ये समझ में आ रहा है? इस लाइन को बहुत अच्छे से करना है, एग्जामिनेशन में पूछने से यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखो, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है आप मिलजुल के काम करना, मिलजुल के, ठीक है, मिलजुल के काम करना। समझ में आ रहा है? यही है सिक्योरिंग कोऑपरेशन। और ऑब्वियसली मोटिवेट करना एक दूसरे को, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे सब लोग अच्छे से, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सब लोग अच्छे से काम करें। अच्छा देखो, आफ्टर द प्लान हैव बीन डिटरमाइंड इट इज एसेंशियल टू टेक इन कॉन्फिडेंस द सबऑर्डिनेट्स और दोज हु हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान्स। The rationale behind taking teams into confidence are subordinates may feel motivated as they have a say in the decision-making process. Such involvement may result in valuable suggestions and improvement in formulation as well as implementation of plans. The employees will be willingly ensuring that such plans see light of the day due to being attached with this. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। अब अकेले प्लानिंग करोगे और आप अपने सबऑर्डिनेट से एग्जीक्यूट करवाओगे ना, तो सबऑर्डिनेट क्या करेगा पता है? वो कॉन्फिडेंट नहीं, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और प्लानिंग है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी तुम्हारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको इतना मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। बोलेगा यार ये तो बॉस का प्लान है, हम लोग देख लेंगे यार, बॉस कोशिश करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, बस इतना ही है, इतना ही सपोर्ट करने वाला। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर ले किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो क्या होगा, वहाँ पे वो लोग ऐसे मतलब सोचेंगे कि यार ये जो प्लान बन रहा है या फिर बनाए है, ये प्लान तो भैया हमने भी प्लान किया है, हमारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स भी हम लोगों ने दिया है, उसके हिसाब से ये प्लान बना है। अब इसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी सिर्फ बॉस का नहीं है, हमारा भी है। कि हम लोग भी सोचे कि चलो ये जो है लाइट ऑफ द डे देखे, मतलब प्लान सी, देखो ये जो लाइन है ना, सो दैट सच प्लान सी लाइट ऑफ द डे, इसका मतलब होता है कि आपका प्लान एग्जीक्यूट हो, वो दिन का उजाला देखे वो प्लान। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा एम्प्लॉय सोचेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो, दिन का उजाला देखे? सो दैट क्योंकि वो अटैच थे ना इस प्लान के साथ। उनका ये जो मेजर प्लान आपने बनाया ना, ये एम्प्लॉयज़ ने भी साथ दिया आपका प्लान बनाने में, प्लानिंग करने में। समझ में आ रहा है? तो इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद देखो, फॉलो अप अप्राइजल ऑफ प्लान्स। क्या बताओ? फॉलो अप अप्राइजल ऑफ प्लान्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई प्लानिंग किया, प्रॉपरली प्लानिंग हो चुका है, आपने एग्जीक्यूट भी किया इसको, तो भैया आप अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? फीडबैक तो ले लो कि कैसा लगा मेरा प्लान, क्या ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाया है कि नहीं। After choosing a certain plan, it needs to be put into action and appraised for its effectiveness. Such an appraisal is done on the basis of feedback or improvement received through who are responsible for its execution. Feedback enables the management to take corrective actions for rectifying their deviations. Follow-up establishes a link between planning and controlling function. एग्जीक्यूशन, फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आपने जो काम कर रहे हो ना, वो फॉलोअप करो, वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, वो सही से जिस कारणवश आपने प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया, वो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया, आपने इम्प्लीमेंट किया उस प्लान को, क्या वो प्रॉपरली उस नीड को फुलफिल कर पाया कि नहीं वो प्लानिंग,
है ना। ये आप देखोगे, इसको फॉलो अप कहा जाता है ना। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि जिस इंसान के ऊपर वो प्लानिंग आपने बनाया है, या फिर जिस एरिया के लिए आपने वो प्लानिंग किया है, जिस डिपार्टमेंट के लिए वो प्लानिंग हुआ है, वो डिपार्टमेंट आपको फीडबैक देगा ना कि इस प्लानिंग के वजह से क्या आपको प्रॉपरली जो है ये क्या मतलब क्या कैसा लगा, किस प्रकार से एग्जीक्यूट हुआ है वो चीज़, है ना। क्या वो इफेक्टिव था कि नहीं, तो उसको फीडबैक कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप मस्ट गो साइड बाय साइड सो दैट द प्लानिंग एक्सरसाइजेस इन फ्यूचर मे बी मेड मोर रियलिस्टिक इन द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप हमेशा होना चाहिए। आपने कुछ भी एग्जीक्यूट किया, फॉलो अप करो कि वो जो एग्जीक्यूशन है वो कितना इफेक्टिव था, सो दैट आप लोग धीरे धीरे करके उसको मोर इफेक्टिव बनाए उस प्लान को, और मोर इफेक्टिवली आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। समझ में आ रहा है? हाँ जी, फ्यूचर में। समझ में आ रहा है ना। तो वो आप कैसे कर पाओगे? वो आप एग्जीक्यूशन करने के बाद फॉलो अप करोगे, फिर ना ऑब्जर्वेशन करोगे, चलो ठीक है हमने ये किया, इसके कारणवश ये हुआ और हमको ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारा चीज़। समझ में आ रहा है। तो फॉलो अप एंड अप्राइजल का मतलब समझ में आ चुका, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद देखो, ऑर्गेनाइजिंग। ये प्लानिंग खत्म हो चुका है, अब हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। क्या बताओ? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डिफिकल्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत ईजी है, समझने के लिए भी ईजी है, पढ़ने के लिए भी ईजी है। देखो क्या बताया, ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच फॉलोज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। इट इज अ फंक्शन विच ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The synchronization of all three resources is essential to derive the result, obviously. Therefore, the organizing function facilitates the achievement of the results. Okay. ठीक है, देखो अच्छे से. Why is organizing essential? देखो, पहले तो हो चुका है आपका प्लानिंग हो चुका है, अब ऑर्गेनाइजिंग करना इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजिंग क्योंकि अकेले करोगे क्या? अकेले के लिए प्लानिंग कर रहे हो क्या? हाँ जी, एक बिजनेस में अकेले के लिए प्लानिंग कर रहे हो? नहीं, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा चीज़ें. कौन करेगा कौन सा जॉब, ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, कहाँ पे कितना रिसोर्सेज लगने वाला है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग. समझे? तो देखो, अच्छा, वाई इज ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियल? इंपॉर्टेंट क्यों है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, अगर आप स्पेशलिस्ट को दे दोगे काम, जो जिसका जो है महारती है कोई भी काम में, ठीक है, उसको आप काम डिवाइड करोगे. जो इंसान जिस काम में बहुत अच्छा है उसको वो काम अलॉट करना. समझ में आ रहा है? स्पेशलाइजेशन. While organizing, every activity is subdivided into a host of subtasks. For performing this subtask, competent people, मतलब जो महारती है, जो मतलब पंडित है किसी भी काम का, समझ में आ रहा है ना, competent people are appointed, ठीक है, who eventually convert it to experts by doing a specific job over and over. ठीक है, ओवर और ओवर, धीरे धीरे करते करते एक काम तुमने किसी को दिया, वो धीरे धीरे वही काम करते करते वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा वो काम में. ठीक है ना, एक्सपर्ट बन जाएगा. In this way, utmost work is accomplished in the least span of time, and the organizing is the ultimate gainer of such specialization. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम है, कोई इंसान है, वो एक पर्टिकुलर मशीन जो है ना लगभग 5 साल से चला रहा है. अब उस इंसान को अगर ये मशीन चलाने दोगे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगा मशीन को, जल्दी जल्दी काम कर पाएगा, जल्दी जल्दी टास्क कर पाएगा. इसी इंसान को आपने दूसरा मशीन चलाने के लिए दे दिया, कल इस इंसान को तीसरा मशीन चलाने के लिए दे दिया, बोला कि तू आज ये कर, कल वो कर, उसके लिए अलग अलग काम, तो वह स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा. किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो. किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए आप उसको मतलब एक ही चूज़ करो और उसमें घुस जाओ. ठीक है, अगर जूता पॉलिश कर रहे हो ना, ऐसे पॉलिश करो कि वो ब्रांड बन जाए, जैसे कि बाटा. समझ में आ रहा है? सिंपल चीज़ है. ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये स्पेशलाइजेशन समझ में हो चुका है. बेनिफिट इसीलिए है ना क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, वो स्पेशलिस्ट बन जाता है ना. जिस इंसान को आप दोगे, कॉम्पिटेंट पीपल को दोगे आप. चलो, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप अमोंग एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है, वो एक क्लियर कट पिक्चर जो है आपको देता है कि किस इंसान एम्प्लॉय के साथ किसका रिलेशन होगा, इन ए सेंस कि
मतलब देखो कौन किसके साथ काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। इट स्पेसिफाइज अ क्लियर लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, समझ में आ रहा है। ये इंसान इसके साथ काम करेगा, ये इंसान इसके साथ काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी के साथ काम करेगा, सी डी के साथ काम करेगा। तो डी कंफ्यूज नहीं रहेगा कि डी जो काम कर रहा है वो रिपोर्ट किसको करे, सी को करे, बी को करे, ए को करे। वो क्लियर कर दो सबसे पहले कि कौन किसके साथ काम करने वाला है, समझ में आ रहा है ना। कौन किसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, सबॉर्डिनेट्स का, सुपीरियरिटी का, या फिर अपने फेलोमेट्स जैसा, वे जो भी, ठीक है। तो सी एंड डी मिल के एक टास्क करेगा, ए एंड बी मिल के एक टास्क करेगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए, ठीक है, कौन किसके साथ मतलब काम करेगा। उसके बाद देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइज जैसे करोगे आपको पास पता चल जाएगा कि मेरे भाई मेरे पास इतना रिसोर्सेज है, इतने रिसोर्सेज के साथ मेरे को एग्जीक्यूट करना है ये प्लान, और आप इफ़िशिएंटली उसको यूज़ कर पाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? आपका जो रिसोर्सेज है ना, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, उसको वो ख़त्म नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इस पर। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ वैरायटी ऑफ मिनिएचर एक्टिविटीज। देयर इज अ सर्टेन एम्प्लॉयड deputed for performing a different job. By doing so, there is no possibility of an activity being left out or unnecessarily duplicating. Consequently, there is best possible utilization of all existing resources. अब resources physical हो, financial हो, human resources हो, समझ में आ रहा है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि देखो अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ आपको, आप चलो बिजनेस नहीं, नॉर्मली कोई हम लोग अगर प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हम लोग काम डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि टेंट जो है ना, टेंट लगाने का काम किसी एक का, चेयर्स वगैरह जो है उसको बिछाने का काम किसी एक का। तो अगर हम लोग काम डिवाइड कर दे, सब डिवाइड कर दे, अब ये टेंट वाला जो करे वो 4-5 आदमी लगाएगा, ये चेयर वाला 2-3 आदमी लगाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेसी नहीं होता है काम का, है ना, कि टेंट वाला भी चेयर का काम कर रहा है, चेयर वाला भी टेंट का काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज क्या है, कितने लोग हैं हमारे पास है 5 लोग, ये 2 लोग ये करेगा, ये 2 लोग ये करेगा, ये एक बंदा ये करेगा। समझ में आ रहा है? रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएगा, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी है, ठीक है, फिनेंशियली भी। अंडरस्टूड? जैसे कि हम लोग प्लान करते कि हमारे पास पैसा कितना है, हाँ जी 5 लाख में पूरा प्रोग्राम हो जाना चाहिए। तो 1 लाख यहाँ पे जाएगा, 2 लाख यहाँ पे जाएगा, 3 लाख यहाँ पे जाएगा, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? क्लियर हो चुका है? ओके। उसके बाद देखो, तो 1 2 3 यहाँ पे तो 6 लाख हो चुका है। तो हम लोग 6 लाख नहीं, 1 2 2 करते हैं, ठीक है। ओके, अडप्टेशन टू चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडप्टिंग टू एनी चेंज एसोसिएटेड with the position of the employees. This becomes possibly only because of the fact that there is a clear chain of authority for the manager's right from the top to the bottom. Whenever a managerial position falls vacant, it is straight away filled up by promotion. Since every subordinate is well aware of working of his senior, there is no difficulty for his taking up the new position. कोई भी चेंज हो रहा है, फटाफट उसको जो है अडप्ट करो, ठीक है ना। कोई बंदा छोड़ के जा चुका है, वेकेंट है प्लेस, उसको फटाफट भर दो, प्रमोट कर दो किसी दूसरे बंदे को। समझ में आ रहा है? तो चेंजेस से अडप्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हैबिट है एक इंसान से ऑर्डर लेना, वो कल वेकेंट हो जाए तो दूसरे इंसान से लेना तो पड़ेगा ना ऑर्डर, ठीक है। वो जैसे यही बात है, अडप्टेशन टू चेंज, वो अडप्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ये आपको पर्टिकुलरली एक रिलेशन में बांध के नहीं रखता। कोई भी किसी का सबॉर्डिनेट हो सकता है, कोई भी किसी का जो है बॉस हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रमोशन होके आपका ही फ्रेंड बॉस हो गया आपका, फॉर एग्जांपल। तो अडप्टेशन टू चेंज, इसका ध्यान रखें, ठीक है। फिर आता है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सिंपल चीज़ है, ये आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, ऑथोरिटी किसके पास होता है, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स, है ना।
तो मैनेजर्स अमॉन्ग देमसेल्फ वो क्या करता है पता है, वो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर पाते हैं ऑर्गेनाइज करके कि चलो ठीक है ये मैनेजर ये काम करेगा, वो मैनेजर वो मैनेजर ये देखेगा। समझ में आ रहा है? वो एक्टिविटी क्लियर हो जाता है सारे मैनेजर्स को, चलो ठीक है ये मेरे पास अथॉरिटी है, ये काम मैं करूंगा, वो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, वो काम तू करेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से इट हैज़ नॉर्मली बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डाउट अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स अमॉन्ग देमसेल्फ। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेक्स अ क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी वेयर every manager and also their extent of authority, किस मैनेजर के पास कितना अथॉरिटी है। One and all also knows to whom they are accountable. Consequently effective administration sees light of the day. समझ में आ रहा है? तो सबको पता है कि चलो ठीक है मैं अकाउंटेबल हूँ इस बंदे के, इस बंदे को मैं जाके रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो लाइट ऑफ द डे वही है, आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल under the process of organizing, delegation of authority is practiced. This is done not because of restricted capacity of any individual but also to realize new techniques of work. It provides opportunities of taking decisions for the subordinates. By taking advantage of the situation, they try to find out the latest techniques and implement them. Subsequently, it helps them to grow and develop also in career and succession planning. तो सिंपल चीज़ ये है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, एक इंसान को तुम अथॉरिटी दे दोगे ना तो वो नया नया तरीका ढूंढेगा वो काम करने का, क्योंकि उसको फ्रीडम मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटी अथॉरिटी मिल चुका है कि मेरा अथॉरिटी है ये काम मैं देखूँगा तो मैं बताऊँगा किस हिसाब से टेंट लगेगा। समझ में आ रहा है? वैसे फिर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउज द एम्प्लॉयज़ द फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच हेल्प्स देम टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन से एक्टिविटीज़ उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज़, कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा वो। फिर है क्लासीफाइंग दी ऑथोरिटी कि किसके पास कितना ऑथोरिटी है किस काम को करने के लिए ये। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास अगर ऑथोरिटी हमने दिया है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ये ए के पास ऑथोरिटी अगर है इन तीनों को ऑर्डर देने का तो ए के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कंप्लीट कर पाए वो काम एंड प्रॉपरली जो है ये काम एग्जीक्यूट हो पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ। समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सर, इजी चीज़ है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, नॉर्मली एक बार रीड कर लेना ये वाला चीज़। ठीक है, ये सब कुछ तो हो चुका है। अब हम लोग जो है वो करेंगे स्टाफिंग। क्या करेंगे बताओ? स्टाफिंग करेंगे। ठीक है, स्टाफिंग करने वाले बहुत अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग स्टाफिंग। शायद इस क्लास में आपका जो है इस क्लास के बाद और एक क्लास होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टाफिंग क्या होता है? देखो सिंपल चीज़ समझो भाई मेरे। स्टाफिंग का मतलब होता है आपको प्रॉपर इंसान प्रॉपर जगह पे बिठाना। ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको स्टाफ बिठाना है। अब ये जो एम्प्लॉयज़ है, वर्क फोर्स है, इनको कैसे हम लोग जो है ना प्रॉपरली बिठाए उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट है ना। बताओ। हाँ जी सर, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ही है। ठीक है, स्टाफिंग इज़ अ, देखो क्या बताए, स्टाफिंग इज़ एन ऑक्यूपाइंग सिग्निफिकेंस एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इतना तो पता लग रहा है सर। अब the managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective recruitment, ठीक है, selection, appraisals, development of the personnel to fill the roles assigned to the employees of your workforce. Now, it can be seen closely related to organizing, with both focused on ensuring the resources are directed to the right process and task. सिंपल चीज़ है। तो स्टाफिंग जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजिंग है। वो हम लोग क्या मान के चल सकते हैं? हाँ जी सर, ये एक प्रकार का क्लोजली ऑर्गेनाइजिंग जैसा ही है कि अपने को क्या करना होगा कि जो प्रॉपर इंसान है ना, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनको प्रॉपर जगह पे बिठाना है, प्रॉपर जगह पे बिठाना होगा, प्रॉपर प्लेस। ठीक है, यू हैव टू employ the proper person, okay, the eligible person into a eligible place, understood?
वहाँ पे उनको, और उसके बाद सिर्फ बिठा देना जो है वो ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद उनको आप क्या करना होगा बताओ, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रेन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। फिर वाई स्टाफिंग एसेंशियल, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको बता देना होगा कि स्टाफिंग इज एसेंशियल टू गारंटी दी ऑपरेशनल फंक्शनलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टाफ नहीं रहेगा तो किससे काम करवाओगे तुम, किन से काम करवाओगे, कौन काम क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? सर रोबोट्स नहीं, मतलब पूरा जो वर्क फोर्स है वहाँ पे आप लोग रोबोट्स नहीं बिठा सकते। यू हैव टू पुट एम्प्लॉय द प्रॉपर पर्सन इन द प्रॉपर वर्क प्लेस। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ सी लिसन, staffing also assures that the human resources available within the organizations are capable to perform the designated task and that they are satisfactorily supported in those roles. Understood? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक है CA, CS, CMA। आप अगर CA को CS का काम करने को बोलोगे, या फिर CMA को CS का काम करने बोलोगे, या फिर CS को CA का काम करने बोलोगे, या फिर CS को CMA का काम करने बोलोगे, ठीक है, तो क्या वो लोग खुश रहेंगे? उनको तो आता ही नहीं है एक दूसरे का काम, सबका काम अलग है ना। तो सेटिस्फाई उनको होना होगा ना कि मैंने जिस काम के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है इतने सालों से, उसी काम को मैं करूँगा। तो प्रॉपर इंसान को उनके डेजिग्नेटेड टास्क देना होगा। CA को बोल देना होगा अकाउंट संभालो, CS को बोलना होगा आप लीगल डिपार्टमेंट संभालो, CMA को बोलना होगा कि आप कॉस्ट का संभालो अच्छे से। तो अंडरस्टूड? ये सारा चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। Now this will further lead to the organizational efficiency since people are motivated and qualified to work towards the common goal. उसके बाद वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे ना कि चलो ठीक है, मेरे को जो काम आता है मैं उस काम को प्रॉपर तरीके से करूँगा। Furthermore, even the most qualified of employees need the occasional help and support. ठीक है। Now furthermore, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि देखो, एम्प्लॉय हो सकता है कि बहुत इफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत एक नंबर एम्प्लॉय है, लेकिन उनको भी ओकेशनली हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत होगा। तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू गो एंड हेल्प देम, द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट टीम हैव टू गो एंड हेल्प देम आउट सो दैट प्रॉपरली वो स्टाफ जो है वो खुश रहे। सिर्फ स्टाफिंग करने से नहीं होता, उनको मेंटेन करके रखना भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स क्रिएट दीज डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। नाउ नेचर ऑफ स्टाफिंग देखेंगे हम लोग फटाफट। स्टाफिंग का नेचर देखेंगे हम लोग। Staffing is an inseparable managerial function along with planning, organizing, directing and controlling. ठीक है, यहाँ पर बोल रहे कि इनसे सेपरेट नहीं है। इनसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से सेपरेट नहीं, इनसेपरेबल मैनेजरियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्टाफ नहीं होगा तो प्लान किसके साथ करोगे, ऑर्गेनाइज किसको करोगे, डायरेक्शन किसको दोगे, कंट्रोल किसको करोगे? सिंपल चीज़। ठीक है। Now, the operation of these four functions depends upon a strong team, which is built through staffing functions, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर देखो, staffing is a pervasive activity, okay, and is carried out by all managers and in all types of organizations where business activities are carried out. तो ये ऐसा एक्टिविटी है जो करना होता है सबको। ठीक है। फिर देखो, स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये कंटिन्यूअसली आपको ये छोड़ता जाएगा इंसान, उनको बिठाते जाओगे, ठीक है, अपने जगह पे। तो एंट्री एंड एग्जिट होता रहेगा, यहाँ पे एक लाइफ साइकिल है। ठीक है। नाउ देखो, द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज can be efficiently managed by a system of proper procedure that is recruitment, selection, placement, training and development, providing remuneration etc. तो ये सारे क्या है, स्टाफिंग करने के बाद जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, through proper recruitment procedures and then finally selecting the most suitable candidates as per the job requirement. फिर देखो, staffing is performed by all managers depending upon the nature of the business, size of the company, qualifications and skills of managers. तो staffing किस प्रकार से होगा वो तो डिपेंड होता है मैनेजर के ऊपर। समझ में आ रहा है? मैनेजर आपको एक्सक्यूज़ देगा, मैंने तो सोचा कि बहुत अच्छा बंदा है लेकिन ये तो बहुत घटिया निकला, ये सारे एक्सक्यूजेस हम लोग नहीं सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप परख नहीं पाए उस एम्प्लॉय को जिसको आपने एम्प्लॉयमेंट दी। उसके बाद देखो, हाउ टू स्टाफ।
According to Knudsen and Donald, staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisals, development of personnel to fill the roles of designated structure. It consists of a number of separate functions which are, तो ये सारे functions है जैसे कि stuffing कैसे होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल चीज़ ये है, इनके ये जो टॉपिक है ना, इनको मैन पावर रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे लिखा है इसको याद रखना है और इसको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। मैन पावर चाहिए होता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो हाँ, मैन पावर रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे समझ में आ चुका है। फिर है रिक्रूटमेंट करना। पहले तो समझना कि कितना मैन पावर चाहिए होता है। देखो, द फॉरमोस्ट स्टेप इज स्टाफिंग इज टू प्लान द मैन पावर इन्वेंटरी रिक्वायर्ड बाय अ कंसर्न इन ऑर्डर टू मैच देम विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। अंडरस्टूड कि कितना मैन पावर चाहिए होगा वो अपने को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिक्रूटमेंट, फिर जाके रिक्रूटमेंट होता है ना। पहले तो देखते कि भैया कितने बंदों को हम लोग बिठाए, या फिर हम लोग 1 लाख बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको रिक्रूट कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा अपने को तो 5 ही जन चाहिए था, हमने तो 1 लाख का जॉब दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले देखोगे कि इतना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद देखोगे, उसके बाद जाके तुम रिक्रूटमेंट करोगे। फिर रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट करोगे किसको कौन सा काम दे रहे हो तुम। स्कैन करोगे कैंडिडेट्स को, स्कैनिंग कैंडिडेट्स फॉर द राइट स्किल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन नीडेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन 10-15 दिन का होता है हमेशा, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तुम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग वंस के साथ मिलाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको कंफर्टेबल फील करवाया जाता है, एंड देन उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से तुम्हारा काम होगा। इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ familiarizing the new employees with people, processes and workspace। ठीक है ना, आपको अच्छे से ओरिएंटेशन होगा कि आपको आपके वहाँ पे क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से काम होता है, वगैरह वगैरह। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो होगा ही, रेम्यूनरेशन, पैसा वो तो है ही, है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की कैसे, देखो ट्रैक तो रखोगे ना कि कैसे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उससे अच्छा या फिर उससे कम, एवरेज, बिलो एवरेज या फिर एक्सीलेंट, क्या है उसका परफॉर्मेंस, वो इवैल्यूएट करोगे। फिर प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र वगैरह। अगर एक बंदा बहुत अच्छे से ब्रांच ए संभाल रहा है, ब्रांच ए को एक बंदे ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, ठीक है, ब्रांच ए को एक बंदे ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, अब उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच बी को, बी में, क्योंकि बी जो है अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, बी वाला ब्रांच अच्छे से अपने आप संभाल नहीं पा रहा है, तो ए को सेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये वगैरह जो है ना होता रहता है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा ही बवाल सर। फिर देखो सर नीचे, नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, डायरेक्शन दिखाना कि कहाँ पे कैसे हम लोग काम करेंगे। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब देखो, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। ओके, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड, ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव क्या, प्री डिटरमाइंड गोल। जो गोल तुमने अचीव करने के लिए सोच रखा है, उसको अचीव करने के लिए तुम डायरेक्ट करोगे अपने सबऑर्डिनेट्स को। कौन डायरेक्ट करेगा, मैनेजर। Directing is said to be the heart of management process. Planning, organizing, staffing have got no importance if directing is not suitable. अगर आप प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दे रहे हो तो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब बेकार। ठीक है, डायरेक्शन हैज़ गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है सब जगह पे, मतलब ये होता ही है, ये सब जगह पे होता है, कॉमन चीज़ है। ठीक है, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Every manager provides guidance and inspiration to his subordinates. Continuous activity है क्या, डायरेक्शन। ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, क्रिएटिव एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एग्जीक्यूशन फंक्शन, क्योंकि डायरेक्शन दोगे एग्जीक्यूट करने के लिए ना कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर देखो, वाई इज डायरेक्टिंग एसेंशियल, क्या बताओ फटाफट, वाई इज डायरेक्टिंग एसेंशियल। वाई इज डायरेक्टिंग एसेंशियल, डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ ब्रिज बिटवीन क्या, द ऑपरेशन नीडेड एंड द ह्यूमन रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, देखो तुम्हारे पास एम्प्लॉय है और तुम्हारे पास काम है, ये काम है और ये एम्प्लॉय है। तो काम, तुमने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, काम यहाँ पे तुमने ले रखा है, ऑर्डर वगैरह। अब जब तक तुम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट नहीं करोगे
कि जा बेटा इस तरफ जा, ये काम करना है, उस तरफ जा, वो काम करना है। जब तक तुम ना उसको डायरेक्शन दोगे तो वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, समझ में आया? ये ब्रिज है। नाउ देखो, सिंस डायरेक्टिंग एम्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी यू आर स्ट्रेंथनिंग हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। देखो, एक तो होता है ना कि कंटिन्यूअस डायरेक्शन, तो तुमको कंटिन्यूअस देना होगा। अगर तुम मैनेजर हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली सी कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? अदरवाइज़ क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वहाँ पे उनको पता तो है कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को पेपर कट करना है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन जब तक ये ऊपर से कोई पुश करे तब तक मेरा इफेक्टिवली काम नहीं हो पाता है। ये 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, स्कोप ऑफ डायरेक्शन देखते हैं हम लोग सीधा। स्कोप ऑफ डायरेक्शन क्या है? स्कोप ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या करना पड़ता है? पहला है सुपरविजन, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद लीडरशिप। सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छे से डीपली जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि एग्जामिनेशन में अगर स्कोप ऑफ डायरेक्शन पूछ लिया तो आपके ऑप्शंस में ये सारे रहेंगे, क्योंकि सुपरविजन इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। सुपरवाइज करोगे ना तुम कि तुमने डायरेक्शन दिया है ये काम करने के लिए, फिर तुम सुपरवाइज नहीं करोगे। सुपरवाइज तो करना होगा ना वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, सही प्रकार से, ये सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, तुमको कम्युनिकेट करना होगा सबके साथ कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ये करना है, तुमको कैसे करना है, वो सारा चीज़ डायरेक्शन में। लीडरशिप, तुमको करके दिखाना होगा कि तुम अगर जब तुम किसी को करके दिखाओगे ना कि ये काम इस प्रकार से होता है, तब जाके बाकी लोग तुमको फॉलो करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये कंटिन्यूअस है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार एक बार समझा दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुमको हर दिन हर एक नया टास्क जो तुमने पहले समझा रखा है, ठीक है, वो देखो नया एम्प्लॉय लेकर आएगा कि सर ये बता दीजिए कैसे करते हैं, ठीक है ना, जब तक कि ना उसको हैबिट हो जाए उस चीज़ का। और ये भैया मैनेजिंग इज़ नॉट दैट, लोग सोचते होंगे कि यार मैनेजिंग तो बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। नहीं बेटा, तुमको सबसे पहले करके दिखाना होता है कि ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, तब जाके उनके दिमाग में कुछ घुसता है, उसके बाद वो लोग तुमको फॉलो करेंगे। और ये जो फॉलो करने का प्रोसीजर है ना, ये इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है फॉलो करने में। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ही ज़्यादा बवाल। तो इसके साथ ये क्लास हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ये नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करके रखा है, टेलीग्राम डाउनलोड करो एंड वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। नोट्स वगैरह समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा बवाल। और एक चीज़ मैं बता दूँ, और एक वीडियो के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो शायद कल ही आ जाए एंड देन ये वाइंड अप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।